नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनआम टीवी। किसका होगा गुजरात? 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन परिणाम से पहले ही परिणामों पर लगातार चर्चा हो रही है। कौन चुनाव लड़ रहा है वो आपसे रूबरू हो रहे हैं, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीएनआम टीवी के जरिए रोजाना किसका होगा गुजरात पर मनोमंथन हो रहा है और आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण शुक्ला, बालू भाई के नाम से, जिन्हें पूरा वडोदरा शहर जानता है। 15वीं लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, 5 साल तक उनका कार्यकाल रहा और आप योगानुयोग देखिए 15वीं विधानसभा में भी दावेदारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक खास सीट जहां से उन्हें रावपुरा, जहां से उन्हें टिकट मिला है और रावपुरा सीट कई वक्त से भारतीय जनता पार्टी के पास है। बालू शुक्ला के बारे में आपको कुछ और जानकारी दे दूं, 2008 से 2010 तक वडोदरा महानगर पालिका के मेयर भी रहे हैं। 2005 से 2010 तक वडोदरा महानगर पालिका के काउंसिलर भी रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री, महामंत्री, प्रदेश निरीक्षक, बहुत लंबी लिस्ट है बालू भाई की मेरे पास। एमएस यूनिवर्सिटी में बीएससी जियोलॉजी की पढ़ाई की। रावपुरा से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और एक खास विजन के साथ, क्योंकि सांसद रह चुके हैं, क्योंकि मेयर रह चुके हैं और अब विधायक के रोल में अपने आप को फिट करने वाले हैं। ऐसे में खास क्या विजन लेकर चल रहे हैं ये हम जानेंगे। बालू भाई, क्या विजन है? रावपुरा विधानसभा एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी और एक महत्वपूर्ण विधानसभा, वैसे तो गढ़ है, लेकिन फिर भी कोई खास विजन के साथ चल रहे हैं 5 सालों के लिए आने वाले। वैसे तो विज़न तय करना अभी बाकी है, क्योंकि पार्टी ने मुझे अभी चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। 8 तारीख को जब मैं विजेता जाहिरात हो जाएगी मेरी, बाद में मेरी एक कार्यशैली है, मैं नागरिकों के बीच में जाकर नागरिकों के जो प्रश्नों है उनको सुनकर और जो भी सजेशन आते हैं उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह जितने भी हमारे यहाँ बुजुर्ग है, जो हिस्टोरियन है, जो जानकार लोग हैं, उनके साथ बातचीत करके कुछ अलग बड़ौदा में इन्हें देने के, बड़ौदा के नगरवासियों को कुछ अलग चीज़ खड़ी हो सके, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। तो जैसे आपने विज़न की बात की है, तो जैसे हम जानते हैं कि बड़ौदा एक कल्चरल कैपिटल है गुजरात का, और मेरे सौभाग्य से मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है 144 रावपुरा विधानसभा क्षेत्र, वो भी एक सांस्कृतिक विधानसभा है, क्योंकि रावपुरा विधानसभा में ही जो हमारे बड़ौदा की धरोहर है वो सभी यही स्थित है, पुराने बिल्डिंग्स है, और जिसके कारण बड़ौदा पूरे विश्व में प्रख्यात है, जिसके कारण हम बड़ौदा को एक कल्चरल कैपिटल कहते हैं, वो सभी चीज़ें ये रावपुरा विधानसभा क्षेत्र में आई है। तो जैसे कि आपने विज़न की बात की, तो एक बात ये हो सकती है मेरे लिए, मेरे जहन में एक बात, जब से मुझे पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है चुनाव लड़ने की, तब से मेरे जहन में एक बात आती है कि क्यों ना हम हमारे बड़ौदा सिटी को हेरिटेज सिटी का दर्जा दे सके, क्योंकि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इतनी सारी चीज़ें दुनिया को दी है, देश को दी है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कोई सोच नहीं सकता, तो वो महाराजा के कारण आई है। फिर वो बाल शिक्षण हो, नारी शिक्षण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ड्रेनेज हो, वाटर रिसोर्सिस हो, गार्डन हो, सबसे बड़े गार्डन अगर कहीं है तो वो महाराजा ने प्रस्तावित किए हुए। तो ये हेरिटेज चीज़ें जो है, 50 हेरिटेज चीज़ें हैं। तो एक जहन में सबसे पहली बात मेरी जो आई है, तो यही आई है कि मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे विधानसभा के कार्यकाल दरमियान 5 साल में मैं ये कोशिश करूँगा कि बड़ौदा को हेरिटेज सिटी का अगर दर्जा मिल जाता है तो इसके कारण बड़ौदा में टूरिज़्म भी बढ़ेगा और बड़ौदा की जो विशेषताएँ है वो पूरे विश्व में महकेगी। बहुत उम्दा सोच है। वडोदरा हमारा सबका प्यारा वडोदरा शहर है, हम सबको बहुत ज्यादा लगाव है इस शहर से, और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से जब ये शहर जाना जाता है, तब वडोदरा को हेरिटेज सिटी बनाना एक उम्दा विजन के रूप में हम देख सकते हैं। क्योंकि बालू भाई बहुत वक्त से वडोदरा के आसपास ही रहे हैं, वडोदरा में ही रहे हैं, वडोदरा को ही देखा है, वडोदरा को ही उन्होंने ड्राइव किया है, ऐसा कह सकते हैं। मेयर के रूप में ड्राइव किया है, सांसद के रूप में ड्राइव किया है। वडोदरा की सभी तरह की समस्याओं से भली भांति वैसे परिचित है, लेकिन फिर भी रावपुरा विधानसभा का जो एरिया है और अब यहाँ डेवलपमेंट की क्या जरूरत है वो मैं जरूर उनसे जानना चाहूंगी। सर, काफी बड़ा एरिया, 4 दरवाजे के बीच का जो एरिया है वो कवर होता है और काफी सारे एरियाज नए भी जुड़े हैं। किन विकास कार्यों की अभी भी यहाँ जरूरत है? नहीं, हम अगर रावपुरा विधानसभा क्षेत्र को अगर ऐसे देखे जाए तो उसको 2 भाग में हम बांट सकते हैं। एक है जो आपने जैसे कि बताया, एक पुराना बड़ौदा है जिसकी हम ये कह सकते हैं इसका इतिहास 500-600 साल पुराना है, और दूसरा जो है वो अर्बन एरिया है जिसको हम कह सकते हैं कि सिटी विस्तार, यानी सोसाइटी विस्तार जो है, ठीक है, एक सिटी विस्तार है, एक सोसाइटी विस्तार है।
ये दोनों चीज़ें इसमें अच्छी तरह से घुल मिल गई है। तो हम देखेंगे कारेली बाग विस्तार, जो कि बड़ौदा की सबसे पहली अर्बन डेवलपमेंट जहाँ हुआ है वो कारेली बाग विस्तार में हुआ है। कारेली बाग, समा, निज़ामपुरा और इस तरफ आगे जाते छानी तक का जो इलाका है वो रावपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। वैसे ही इस तरफ अगर हम जाते हैं तो वार्ड नंबर 15 और 16 हम कह सकते हैं कि वाघोड़िया रोड और डभोई रोड की तरफ का भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इसी क्षेत्र में आ रहा है। जैसे कि हम अगर ये समझ सकते हैं कि बड़ौदा, ओल्ड बड़ौदा पुराना होने के कारण, एक हेरिटेज एरिया होने के कारण वहाँ के मकान पुराने हैं और मकान में रहने वाले जो लोग हैं वो भी पुराने हैं। पर दूसरी बात यह है कि जब वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, कुछ पुराने मकान टूटकर उसकी जगह पे नए बड़े अपार्टमेंट बने, इसके कारण जो हमको रास्ते, पुराने जो रास्ते थे वो ये लग रहा है कि रास्ते छोटे नहीं हैं। हम अगर यूरोप में जाते हैं या कहीं भी जर्मनी में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, जहाँ भी ओल्ड सिटी है वहाँ के रास्ते 3-4 फुट के ही होते हैं, 5 फुट के होते हैं। वहाँ तो कुछ जगह तो शहर ऐसे है कि जहाँ आपको व्हीकल आपका सिटी के बाहर रखना है और पैदल जाना होता है, बिल्कुल, या टांगे में जाना पड़ता है आज भी। तो उसके हिसाब से तो ये सिटी के, सेंट्रल सिटी के रास्ते काफ़ी बड़े। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शायद ऑर्गेनाइज वे में तभी भी बनाया था कि पूरे देश में सबसे अच्छे रास्ते तो थे। पर चूंकि बात आपकी सही है कि अब जो वर्टिकल डेवलपमेंट है और जिसके कारण रास्ते छोटे लग रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो हमारे यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम पूरे देश में महाराजा साहब ने पहली बार, सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने बनाया था। ऐसे कहा जाता है कि पहले वो ड्रेनेज के पाइपलाइन में से हाथी भी जा सके, इतने बड़े वो ड्रेनेज पाइपलाइन थे, ठीक है। पर अब वो 100-150 साल के बाद हम समझ सकते हैं कि 100 साल के बाद उसी ड्रेनेज को आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। महाराजा साहब ने 125 साल पहले जब अजवा सरोवर बनाया था, ठीक है, तो अजवा सरोवर बनाया था, आज भी हम लोग आधा बड़ौदा उसका पानी पी रहे हैं। वो भी 30 किलोमीटर दूर से ग्रेडियंट से आता है। अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना वहाँ है, इतना पुराना और इतना बढ़िया। तो बावजूद इसके, जैसे कि सिटी विस्तार में 4 दरवाजा के अंदर कुछ इलाके ऐसे कि जहाँ पानी की भी समस्या रहती है, ड्रेनेज की भी समस्या रहती है, क्योंकि वहाँ वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है। कई इलाकों में दूषित पानी भी आता है। वही बताया, वो इसलिए हो रहा है कि वो वर्टिकल डेवलपमेंट होने के कारण अब सिटी पूरी बस गई है। 100 साल से सिटी है। अभी अगर हम सोचेंगे कि पाइपलाइन उसको बदलना है तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो उसमें से कॉरपोरेशन के द्वारा कुछ रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1-2 साल में कुछ अच्छा ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर कॉरपोरेशन, अब मेरे सौभाग्य से, बड़ौदा के सौभाग्य से हमारे महापौर भी अब चुनाव लड़के मेरे साथ विधायक बन रहे हैं। तो उनको ये जो विस्तार की जो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कॉरपोरेशन के तहत आती है, तो वो अच्छी तरह से, और हम अच्छी तरह से जल्दी हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी, बड़ोदरा शहर में कई जगह ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या और उसी की वजह से पानी का जो कंटामिनेशन होता है वो वही होता है कि ड्रेनेज का पानी की लाइन में मिक्स हो जाता है और इसीलिए जनता को दूषित पानी पीना पड़ता है। स्मार्ट सिटी की हम बातें करते हैं, लेकिन अभी भी समस्याएं थोड़ी बनी हुई है, जिस पर जरूर भारतीय जनता पार्टी को और उनके जनप्रतिनिधियों को काम करना ही होगा। काफी काम कर चुके हैं बालू भाई ऑलरेडी। सर, आप मेयर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और बहुत बड़ी भेंट भी बड़ौदा शहर को आपने दी है। मुझे लगता है आज इस मौके पर जब हम बैठे हैं उसे जरूर याद करना चाहिए। जी, बहुत सी अच्छी चीज़ें हो सकी है मेरे कार्यकाल में। उसका कारण है कि मैंने जैसा आपको पहले बताया, सभी नागरिकों के साथ, सभी पत्रकार मित्रों के साथ बातचीत करते करते जो चीज़ें हमें ध्यान में आई, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी थे, हम सभी जानते हैं कि वो पूरे देश के एक अच्छे बाहुश अफसर थे। तो उनको एक विषय ध्यान में आया कि अगर हम सीसीटीवी सर्वेलेंस अगर खड़ा कर सकते हैं, उसकी पहल अगर बड़ौदा से होती है तो उसके कारण ये बात आगे जा सकती है। तो उन्होंने मुझे जो सोच दी, तो हमारे विश्व नेता पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अच्छी चीज़ आप करना चाहिए। तो पहली बार पूरे देश में सीसीटीवी सर्वेलेंस जो है वो पूरे बड़ौदा में हुआ और उसके बाद में मोदी जी ने पूरे गुजरात में किया। और जब 2014 के बाद पंतप्रधान होने के बाद, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद उन्हें पूरे देश में एक सीसीटीवी सर्वेलेंस किया। मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी इसका एक सबसे बड़ा अगर इशू, यार ऐसा कह सकते कि एक पॉइंट ऐसा उसमें बड़ौदा ने पहल की, वो मेरे कार्यकाल में भी एक कर सका, इसके लिए मुझे खुशी है। उसके साथ साथ अगर हम कहें कि अर्बनाइजेशन में, जैसे कि ये आपने दूषित पानी की बात की, वैसे ही एक होता है कि पुरानी सोसाइटी हो जाती है, 20, 25, 30 साल पुरानी सोसाइटी हो जाती है। वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं उसके अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रास्ते हैं वो, उसमें वो बिल्डर तो सोसाइटी दे के चले जाते हैं, मेंबर्स होते हैं, कभी कभी उनके पास कुछ असुविधा होती है।
तो मेरे कार्यकाल में जब मुझे ये प्रश्न ध्यान में आया तो मैंने भारत सरकार से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से और हमारे प्लानिंग कमीशन से मैंने कुछ बातें रखी, मेरे प्रेजेंटेशन दिए। बाद में उसके बाद में एमपी लेड फंड, जिसको हम सांसद निधि कहते हैं, उसके तहत सिटी विस्तार में कोई भी सोसाइटी में अगर रास्ता बनाना है, और वो भी पहली बार पूरे देश में एमपी लेड फंड का 50% हुआ। एमपी लेड फंड अगर देना है तो 100% देना है या नहीं देना है। अच्छा। पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में पूरे देश में पहली बार गुजरात में, बड़ौदा में भारत सरकार ने परमिशन दिया, एक पायलट प्रोजेक्ट लिया, और बाद में उनको जब ध्यान में आया तो पूरे देश में उन्होंने इस प्रकार से सिटीज़ के लिए एमपी अपने फंड दे सकते हैं। उसके बाद में ये प्रयोग, सक्सेसफुल प्रयोग को गुजरात सरकार ने हाथ में लिया, और अभी हम चाहते हैं कि 80-20 की मात्रा में अभी सभी सोसाइटियों में रोड बन गए हैं। उसके साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि दिव्यांगों की जो हमारी मजबूरी होती है, कोई भी आदमी, युवान, बेटी हमारी दिव्यांग होती है, वो दुर्भाग्य से होती है, तो उसके लिए भी जैसे हम पहले जयपुर फुट हम यूज़ करते थे दिव्यांगों, तो उसका वजन इतना होता था, उसके कारण दूसरा पैर भी उनका खराब हो जाता था। तो हमारे गुजरात के सबसे बड़े इस प्रकार के रिहेबिलिटेशन के डॉक्टर और बड़ौदा के सबसे बड़े डॉक्टर वीरेंद्र शांडिल्य, उन्होंने मुझे ये बताया कि इसमें कुछ हम कर सकते हैं। तो वो मैंने प्रेजेंटेशन दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया, और तब समझाया तो उन्हें भी आश्चर्य लगे, ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये करना चाहिए। तो 100% एमपी लेड फंड दिव्यांगों के लिए, आर्टिफिशियल लिम्स के लिए हम दे सकते हैं, ऐसा पूरे देश में। मेरे कार्यकाल में कम से कम 350 से भी ज़्यादा दिव्यांगों को हमने ये मदद कर सके, और उसके बाद में आज पूरे देश में हर एमपी ये चाहता है कि उसके संसदीय क्षेत्र में दिव्यांगों को वो मदद कर सके। उसके लिए एमपी लेड फंड का अच्छी तरह से उपयोग होने लगा। जी। जैसे ये कहते हैं कि कोई जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो भगवान के द्वारा जो जिम्मेदारी दी देती है तो उसमें वो कोई कार्य होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे नसीब में एक ऐसा कार्य था कि जिसको आज हम उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं या किन्नर कहते हैं। जब राजपीपला के राजवी प्रिंस, उन्होंने मुझे बताया उनकी कुछ जो बातें थी, तो मैं अंदर से हिल गया। तो मैंने तत्कालीन पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात किया, उनके साथ, मेरे साथ मैंने मानवेंद्र सिंह जी के साथ पूरे देश के जो LGBT के जो समूह के यूनियन है, उनके साथ एक 20-25 लोगों को हमने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने उस वक्त की तत्कालीन सामाजिक संरचना मंत्री कुमारी शैलजा थी, शैलजा मैडम को बताया कि आप समझिए क्या है। बावजूद उसके हम उनको जब मिले तो 1.5-2 घंटे तक उन्होंने हमारे से चर्चा की, और हफ्ते भर में एक ऐसी मीटिंग बुलाई। तो वो मीटिंग में उन्होंने भारत सरकार के सभी सेक्रेटरीज को बुलाया था, और इन सभी जो LGBT के जो सदस्य हैं उनको भी एक बुलाया था, और बड़ी एक कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें बतौर सांसद सिर्फ मुझे बुलाया था। तो ये जो पूरा प्रेजेंटेशन उनके पास रखा गया, बाद में उन्होंने एश्योर किया कि नहीं, इनमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहली बार पासपोर्ट पे मेल, फीमेल और अदर का आया। बाद में 2014 में नालसा कमीशन जब आया सुप्रीम कोर्ट ने, तब इनको एक वैधानिक अस्तित्व मिला। हमारे विश्व नेता प्रधानमंत्री, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले अगर उन्होंने इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी, वो थावरचंद गहलोत, हमारे वरिष्ठ शीर्षस्थ नेता है, उनको दी, और उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो बड़ौदा ये एक सौभाग्यशाली शहर हुआ कि इनके लिए एक शेल्टर होम, सबसे पहला शेल्टर होम पूरे देश में बड़ौदा में शुरू हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि आज थर्ड जेंडर को मतदान का अधिकार मिला है, आधार में उनका आ गया है, साथ में रेशन कार्ड में आ गया है, हर जगह पे पासपोर्ट पे आ गया है। आज गवर्नमेंट के जॉब जहाँ होते हैं, पहले ये हुआ करता था कि या महिला अप्लाई कर सकती है या पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें नया आया है कि महिला, पुरुष और अदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई मेरा योगदान हो सकता है पूरे भारत के लिए, क्योंकि ये अगर छोटा सा भी ये समूह है, पर वो समाज का अभिन्न अंग है। और उनको जो तकलीफ है, उनका ये जो हम कह सकते हैं कि ये एक कुदरत का करिश्मा है, और हमें और हमें समाज को उनको अपनाना चाहिए। और उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि मेरे बतौर सांसद, मुझे लगता है कि ये एक काम भगवान ने मेरे से ऐसा कराया है कि जिसके लिए उन्होंने कहा कि चलो आप आगे बढ़ो। दूसरे मेरे लिए, इसलिए मानवेंद्र सिंह गोहिल आपको बिल्कुल समर्थन देने बड़ोदरा पहुंचे, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी आपको शुभकामनाएं दी। और मेरे लिए, मेरे जीवन में और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को विनती की
कि प्लीज़ आप बड़ौदा से चुनाव लड़िए। तो ये है कि मैं जब छोटा बच्चा था और नरेंद्र भाई जब यहाँ प्रचारक के तरह काम कर रहे थे, ये उनकी कर्मभूमि, प्रचारक की हैसियत से जब बड़ौदा आए थे, शुरुआत की कार्यकाल और बहुत सालों तक वो बड़ौदा रहे, तो मैं भी किसी शाखा में छोटा बच्चा था और शाखा का कार्यवाह रहा जी। तो तभी से एक आत्मीय भाव था और जब मैंने उनको विनती की तो उन्होंने वो स्वीकृत कर ली, क्योंकि बड़ौदा उनकी कर्मभूमि है, संस्कारी नगरी बड़ौदा, ये पूरे देश में अलग है। तो मोदी जी ने बड़ौदा से चुनाव लड़कर बड़ौदा को एक विश्व गरिमा के स्तर पर ले गए, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात जी। है। आपने लोकसभा की सीट जो उनके लिए खाली की थी, शायद इसी का उपकार था, वो उन्होंने उतार दिया नहीं, है नहीं, इस नहीं, बार। ऐसा नहीं मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, राजकारण में किसी भी कार्यकर्ता के लिए, और देश के पंतप्रधान और वो भी अगर नरेंद्र मोदी जी है तो उनके लिए कुछ करना है, तो ये कार्यकर्ता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने कहा कि चलो मैं बड़ौदा आता हूँ। अदरवाइज देश के सभी सांसदों ने इच्छा व्यक्त की थी, सभी सांसदों ने उनको विनती की थी, सर आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए। तो और भारतीय जनता पार्टी में हम कहते हैं कि पार्टी में डिफरेंस, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो फर्क है तो यही है, अलग दूसरी पार्टियों से अलग यही है कि पार्टी द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाती है उसमें हम खुश रहते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं। जी, बड़ोदरा से प्रधानमंत्री जी का वैसे भी एक खास कनेक्शन है। जब भी यहाँ आते हैं, जब भी भाषण करते हैं, बहुत दिल से भाषण करते हैं और पिछले कुछ महीनों में 3 बार बड़ोदरा आ चुके हैं और लगातार बड़ोदरा की जनता से रूबरू हो रहे हैं। खिलाड़ियों की बात भी मैं करना चाहूंगी, दिव्यांगों की हो गई, ट्रांसजेंडर की हो गई, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिला, और खिलाड़ियों की भी बात, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी कहीं ना कहीं नींव आपके द्वारा रखी गई थी। ये मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ौदा शहर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि यूथ के लिए, युवाओं के लिए, जब मुझे याद है मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था, हम सुबह थे, हमारे यहाँ से ऑल इंडिया से लेवल से एथलेटिक्स में सेक्रेटरी लक्ष्मण करंगावकर जी गए थे और एडी व्यास साहब जिन्होंने खेल में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि मूक बधिर के न्यूज़ एंकरिंग में पहली बार देश में उन्होंने जब तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी से बात करके एक समाचार की एक नई दिशा दी थी, आयाम दिए थे, तो उन्हीं के साथ चर्चा करते हुए ध्यान में आया कि बड़ौदा में युवाओं के लिए, खेलकूद के लिए ऐसी जगह बनानी चाहिए कि जिसमें मॉडर्न सब एम्यूनिटीज़ हो। तो पहली बार मुझे लगता है कि पूरे देश में पहली बार किसी एक शहर में एक साथ इंडोर आउटडोर 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, और अब देख रहे हैं कि बड़ौदा के युवाओं के लिए सभी प्रकार के खेल उसमें है। तो ये अपने आप में बड़ौदा शहर के लिए सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। जी, वाघोड़िया और मांजलपुर दोनों ही अद्भुत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हुए हैं और आज भी हजारों खिलाड़ी वहां खेल रहे हैं। और वीएनएम टीवी के एडी व्यास सर जो हमेशा हमारे दिलों में है, बड़ोदरा शहर के दिलों में है, और उनका और वालू भाई का मिलकर ये जो योगदान रहा, बड़ोदरा शहर हमेशा आभारी हैं आप दोनों का ही। नहीं, एडी व्यास सर सिर्फ वीएनएम के परिवार के नहीं थे, वो पूरे बड़ौदा के परिवार के थे। जी बिल्कुल। और बड़ौदा के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड, और ऐसा कह सकते हैं कि पत्रकार की हैसियत से और समाज सेवा उन्होंने जो की वो अलग किस्म की थी। जी बिल्कुल। आज भी जब भी बालू भाई हम जहाँ भी जाते हैं, एडी व्यास सर का नाम हमेशा वीएनएम टीवी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अमर है बड़ोदरा शहर की यादों में। चलिए हम लौट जाते हैं रावपुरा विधानसभा पर। जातीय समीकरण की बात जरूर विधानसभा पे होती है। यहाँ पर बहुत मिक्स काइंड ऑफ वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स भी है, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, अदर्स भी हैं। क्या जातीय समीकरण बैठता है? 1995 से बड़ौदा शहर में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जब से रावपुरा विधानसभा अस्तित्व में आई है, तभी से आज तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, न सिर्फ रावपुरा विधानसभा क्षेत्र से, बल्कि 1995 से बड़ौदा शहर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते आए हैं। लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीतते हैं। और मैंने जैसे बताया कि अभी इतने 20 साल हो गए, 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेशन में शासन होने के बावजूद इस बार भी कॉरपोरेशन में काफ़ी अच्छी तादाद में, बड़ी ज़्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुने गए हैं। तो बड़ौदा शहर में कोई जातिवाचक कोई समीकरण नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, और जो भी बंदा है, मैं ये कहूँगा कि हर ज्ञाति का, हर जाति का कोई भी है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। और आप उसमें आप मुस्लिम मत समझिए, आप जैन मत समझिए, आप हिंदू, सिख, ऐसा कुछ है ही नहीं। जी बिल्कुल। हर बंदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को
बहुत ज़्यादा मतों से, सर्वाधिक मतों से विजयी बनाता है। सहमत हूँ। वडोदरा में जातीय समीकरण कहीं भी अस्तित्व में नहीं रखता है। सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वक्त से पसंद की जा रही है, फिर भी समस्याएं तो अभी भी है। सर, आप मेयर थे, सांसद थे, तब विश्वामित्री के शुद्धिकरण का मामला आपने बहुत बार उठाया, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर सवालों का सामना ही कर रही है। क्या प्रोजेक्ट लाएंगे इस पर अब? इसमें यह है कि विश्वामित्री का जो प्रोजेक्ट था, जो मैंने उसकी शुरुआत की थी, मूलतः ये प्रोजेक्ट 50 साल का है, 50-60 साल का है। ये प्रोजेक्ट 1-2 दिन का नहीं है। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है और अच्छी बात है कि मेरे बाद जितने भी महापौर आए, उन्होंने कुछ न कुछ प्रयत्न इसमें कर रहे हैं। उसमें क्या है कि विश्वामित्री नदी बड़ौदा शहर के बीच में रास्ते से जाती है, उसमें पानी रहता नहीं है, बहुत पानी नहीं है। उसके साथ साथ क्रोकोडाइल, जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं, अपने आप में अलग किस्म के क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है कि जो कम पानी में और इसी प्रकार के पानी में वो रहते हैं, तो बड़ी तादाद में है। तो हमारे लिए एक जिसको हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर की तरह हमें इसको संजोना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे महापौर भी विधायक हो रहे हैं और वो भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील है। तो विश्वामित्री रिवर फ्रंट, या हम ये कह सकते हैं कि विश्वामित्री नवसर्जन, उसमें अब तेजी से कुछ अच्छी बातें जल्दी हो सकती है। सर, आपको लगता है ये इतना ज्यादा मुश्किल है? छोटी सी नदी है, छोटा सा एरिया है, फिर भी कोई ना कोई चीजें इस प्रोजेक्ट को ज्यादा ना ज्यादा लंबा खींचती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि ये जो मगरमच्छ जो है उसको एक कैटेगरी में रखा है भारत सरकार ने, तो उनको संभाल कर, ठीक है, उनको नुकसान ना हो इस तरह से। और बड़ौदा वासियों को पता है कि हर शाम को, अभी जैसे ठंडी का माहौल आएगा, तो हर सुबह और शाम दोपहर को मगरमच्छ बाहर आके सांसें लेते रहते हैं, ठीक है। तो इनको संभालना अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि बड़ौदा में दर्जीपुरा यानी पूर्व विस्तार से, क्योंकि हमारा जो कैचमेंट एरिया है वो हालोल, कालोर और पावागढ़ है, वहाँ बारिश आती है तो यहाँ पानी आता है, ठीक है। तो वो उसके कारण जो पानी का प्रवाह, अब जिसको कहते हैं कभी कभी बाढ़ की जो परिस्थिति आती है, तो उसका मूलभूत कारण ये है, विश्वामित्री नदी कारण नहीं है। जो बाहर से दर्जीपुरा से पूर्व विस्तार से जो पानी आता है वो इतने फोर्स से आता है। और कोई भी, जिसको हम कहते हैं कि बरसाती गटर जिसको कहते हैं, जिसको हम रेन वाटर कहते हैं, कैनल, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। पर ये अभी इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कि बड़ौदा शहर में पिछले कुछ सालों से बाढ़ की परिस्थिति आई नहीं है। बारिश ज़्यादा होने के बावजूद 5-6 घंटे में पानी निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन द्वारा काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और रही बात विश्वामित्री की, तो विश्वामित्री में बाढ़ का पानी आने के बावजूद ये बात आपकी सही है कि ये कुछ गंदा पानी भी वहाँ आता रहता है। पर कॉरपोरेशन के द्वारा अभी कुछ 7-8 जगह पे नए एसटीपी बनाने का प्लानिंग कर लिया है। और वो अभी जब एसटीपी बनाने का प्लानिंग जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, धरातल पर आ जाएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि हर जगह से जहाँ से भी पानी आता है, गंदा पानी, उसको हम रोक देंगे। ये एक बार होने जाने के बाद दूसरी जो विश्वामित्री नवसर्जन में जो दूसरी बात आती है कि उसको जो उसका नेचुरल, उसका जो फ्लो है उसको हमें बदलना नहीं है। नहीं तो 2 जगह आरसीसी लगा दिए, स्लैब डाल दिए तो वो फ्लो बदल जाएगा। पर हम ये चाहते हैं कि बड़ौदा शहर में जिस प्रकार से विश्वामित्री नदी शहर के बीच में से जाती है, से बहुत कम शहर है कि जिसके अंदर से नदी जा रही है और ये पौराणिक नदी है। तो हम पौराणिक नदी का, विश्वामित्र ऋषि के नाम से ये नदी बहती है, तो वो पौराणिक नदी का यानी जिसका हेरिटेज हम संभाल के ये करना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जैसे मैंने बताया कि ये अगले 40-50 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है, बहुत एनजीओ भी इसमें काम कर रहे हैं, टेक्निकल डिटेल्स भी सब आ रही है, तो धीरे धीरे अच्छी तरह से काम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कई सालों से विश्वामित्री का मुद्दा जरूर अपने चुनावी एजेंडे में रखती हैं और जल्द से जल्द इस नहीं, ये मेरा चुनावी एजेंडा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये बात जरूर करते हैं कि विश्वामित्री को हम जरूर हम ये कह सकते हैं कि मेरा ब्रेन चाइल्ड है, इसके लिए मेरे लिए इसके लिए ज्यादा थोड़ी सी रुचि है। बाकी ये मेरा एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने जो तय किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने जो तय किया है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है। ये मेरे जहन में बात है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ये मेरा एजेंडा नहीं है।
जी जी सर, झुके स्थानांतरण की बात भी उस वक्त अधूरी रह गई थी, क्या उस पर कुछ आगे बढ़ाएंगे उस बात को? अब ये चूंकि आप जानते हैं कि ये कॉरपोरेशन का सवाल है, जी। तो जैसे मैंने बताया कि अभी महापौर जी भी विधायक हो चुके हैं, तो ये विषय भी सब अच्छी तरह से आगे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से यहाँ पर शासन कर रही है और लगातार पसंद की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा महंगाई बेरोजगारी के आप पर आरोप लगाती है। वही आम आदमी पार्टी जो नई आई है कह रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है गुजरात में। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, हर राजकीय पार्टी अपना एजेंडा लेके चलती है। हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है, समृद्धि का एजेंडा है जी। और मोदी साहब ने जो एक विकास का मॉडल गुजरात में प्रस्तावित किया था उसको परिवर्तित किया है देश में। और हम सभी जानते हैं कि विश्व की जो आर्थिक सत्ता है उसमें भारत देश अगर 5वें नंबर पे आया है, और वो भी कोई मोदी साहब ने तय नहीं किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएनए ने जिन जिन लोग इसमें आते हैं उन लोगों ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगर 5वें स्थान पर आई है तो इसका मतलब है समृद्धि तो है, और लोग स्वीकार करते हैं। राजकीय पार्टी का खुद का अपना एजेंडा हो सकता है, उसमें मुझे उनके एजेंडा के साथ मुझे कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, विकास का जो एजेंडा है, उसके साथ मुझे सरोकार है। जी, सक्रिय राजनीति से सर थोड़े से वक्त से आप दूर थे, मेयर और सांसद रहने के बाद आप थोड़े से कम दिखाई पड़ रहे थे वडोदरा शहर में, लेकिन अब विधायक बनकर फिर लोगों के सामने जा रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? नहीं, सक्रिय राजकारण से मैं दूर था, पर हम ये कह सकते हैं कि यस, ये हो सकता है कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर था, पर चूंकि 2014 के बाद मैं भारत सरकार की एकमात्र ट्रेडिंग कंपनी है जो पूरे विश्व में फेमस है, एमएमटीसी का मैं डायरेक्टर हुआ करता था, नेशनल डायरेक्टर। साथ में मुझे तापी जिले का मैं प्रभारी हुआ करता था, अभी महिसागर जिले का प्रभारी हूँ। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि मैं संगठन का कार्य करता हूँ, मैं चुनावी नेता नहीं हूँ। मैं पार्टी के जो कहते हैं व्यवस्था में जो भी आता है वो भी जिम्मेदारी उठाता हूँ। और 2014 के बाद आज तक पार्टी ने अलग अलग प्रकार की महत्व की जिम्मेदारियां दी, वो सभी मैंने निभाई है। हाँ, ये है कि इस बार मेरा रोल थोड़ा बदल गया है, तो पार्टी ने कहा कि विधायक कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी आगे जो भी कहेगी वो मैं करूंगा। सर, सांसद और मेयर बनने के बाद अब क्या बाकी रहा जो आप विधायक के तौर पर पूरा करेंगे? आखिरी सवाल। जिस तरह से मैंने मेरे मेयरशिप में जो काम किए, मैंने 10 गोल्डन गोल तय किए और उसी प्रकार में उसके ऊपर काम करके मेरे सौभाग्य से वो 10 गोल्डन गोल मैंने उस टाइम भी लिखा था। मेरे गोल्डन गोल में था, मेरा विजन था कि मैं विश्वामित्री नवसर्जन की शुरुआत करूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पूरी करूंगा। मैंने कहा था कि मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। मैंने कहा था कि दांडिया बाजार अकोटा रोड बनाऊंगा, तो दांडिया बाजार अकोटा रोड बनाया। मैंने कहा था गेल के साथ हर आदमी को, हर घर को गैस मिले पाइपलाइन से, वो मेरा एजेंडा, तो मैंने वो सक्सेस किया। मैंने कहा था कि 40 मीटर का रिंग रोड बनाना है, तो वो 40 मीटर का रिंग रोड बना सका। तो जैसे मैंने कहा कि रात्रि बाजार, हम देखो ये बात कहने की रह गई थी कि हम सभी अगर देर रात तक काम करते हैं तो 10-11 बजे के बाद के खाने को नहीं मिलता है। तो बड़ौदा के युवाओं के लिए और नागरिकों के लिए अच्छा एक रात्रि बाजार हमने एक कारेली बाग में कंसेप्ट लिया, और हम जानते हैं कि आज भी सभी लोग उसका अच्छा लुत्फ उठा रहे हैं। तो एजेंडा मेरा अभी विधायक की बतौर में विधायक कोई मेरा एजेंडा अभी है ही नहीं। पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा, पर उसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं सभी नगरवासियों को भी बताता हूं कि आपके अगर जहन में कुछ बातें हैं, आप अगर समझते कि बड़ौदा को और अच्छा करना है और आगे ले जाना है, तो क्या करना चाहिए, तो आप कृपया मुझे बताइए, तो उस दिशा में मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, काफी सारी बात हुई रावपुरा विधानसभा के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ क्या काम हुए हैं, क्या काम हो सकते हैं, और साथ ही रावपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बालकृष्ण शुक्ला, उनके बारे में भी काफी सारी बात हुई, उनके अचीवमेंट्स बड़ोदरा शहर वैसे ही जानता है। बालू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे रावपुरा विधानसभा के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, और रावपुरा भी वैसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ही माना जाता है। ऐसे में 8 दिसंबर को क्या परिणाम आएगा उस पर तो नजर रहेगी ही। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, देखते जरूर रहना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये वही बातें हैं जो वडोदरा के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर, हमेशा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। और इसलिए मैं रोज कहती हूँ, देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।